So today I will start installment payment system. किस्तवार भुगतान। बेसिकली इंस्टॉलमेंट है क्या, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अक्सर जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से नहीं खरीद सकते, यानी महंगी चीज़ें, घर है, कार है, फ्रिज है, टीवी है, इस तरह की चीज़ें जो इंसान के ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, ज़रूरत आपकी आज है, तो आप क्या करें? अपनी ज़रूरत तो पूरी करना है। तो जो सेलर हैं उन्होंने ये आसानी कर दी है कि जो जेन्युइन बायर है उसके लिए उन्होंने दो सिस्टम निकाले, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पेमेंट का तरीका दोनों में एक ही है, थोड़ा सा लीगल डिफरेंस है। लीगल डिफरेंस क्या है कि हायर परचेज सिस्टम जो है उसमें भी किस्तों में पेमेंट लिया जाता है, लेकिन उसमें जो दे रहा है आपको, यानी वो शॉपकीपर या वो आदमी जो पैसा लगा रहा है, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं और मकान खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे बैंक फाइनेंसर है। तो जब तक बैंक आप पूरा पैसा अदा नहीं कर देंगे, उस केस में वो मालिक रहेगा और आप किराएदार रहेगा। तो वो कभी भी आपसे मकान खाली करा सकता है। अगर कार आपने खरीदी है किसी शोरूम से और आप किस्त नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कार उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप तो किराएदार, आप किराया नहीं देंगे, वो कहेगा मकान खाली कर दो। गाड़ी का किराया नहीं दे रहे हैं, वो गाड़ी उठा के ले जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है, इसमें पहले दिन से ही, जिस दिन उसने डाउन पेमेंट दे दिया या पहली किस्त दे दी, उस दिन से जब उसने साइन किया या वो चीज़ उसकी होगी। वो पैसा देगा मगर किस्तों में देगा, पूरा नहीं देगा, क्योंकि पूरा दे नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसमें एग्रीमेंट ये कर लिया जाता है कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। वहाँ उसको फुल अथॉरिटी है हायर परचेज सिस्टम में, वो आपसे चीज़ वापस ले लेगा। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या है, इसमें चीज़ वापस नहीं ले सकता। अगर आपने पैसा नहीं दिया है, वो कोर्ट में जाके आप पे केस कर देगा, आपसे किस्त वसूल करने के लिए वो लीगल हेल्प ले सकता है। और ये जो पेमेंट सिस्टम है कि किस तरह से आप उसका हिसाब रखें, तो उसका हिसाब का तरीका यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, यहाँ पे एक तो ईयर है कि फर्स्ट ईयर में क्या वैल्यू थी, यानी जब आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। मान लीजिए आप फ्रिज लेते हैं और आपने कुछ डाउन पेमेंट दे दिया, उसके बाद भी मान लीजिए 10,000 बचता है। इस 10,000 का हिसाब कैसे होगा? और अगर मान लीजिए ये फ्रिज आपने 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे लिया, यानी आपको भले ही वो बताए या ना बताए, जो कि जिससे आप परचेज कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन ये है कि वो आपको जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो जाहिर है आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये, अपने पैसे का रिटर्न उसको चाहिए। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो कुछ कमाने के लिए करता है। तो अगर पैसा दे देता है तो जाहिर है उस पैसे पे वो उस टाइम नहीं कमा सकता, तो उसके बदले वो इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक ने आपको पैसा दिया है। उसने जो कैलकुलेट किया है ये कि 10% पर एनम में इंटरेस्ट वसूल कर दो।
तो अगर मान लीजिए 10% के हिसाब से इसका जो इंटरेस्ट हुआ 1000 हुआ। अब असल जो है वो क्या है, कैपिटल रीपेमेंट, यानी जो वैल्यू ली थी आपने, ये 10,000 जो है ये क्या है, ये एक्चुअल कर्जा है, ये पैसे के आप देनदार हैं। इस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो पैसा बचा हुआ। साल के शुरू में 10,000 बैलेंस था, तो साल के आखिर में चूंकि एक साल आपने उस पैसे का फायदा उठा लिया, तो वो बैंक या जिससे भी आपने लिया फाइनेंसर जो है वो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो 10,000 पे 10% के हिसाब से 1,000 इंटरेस्ट होगा। अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट जो फिक्स हुई है वो 2,000 है, यानी हर साल आपको 2,000 रुपये किस्त देना है, तो इस 2,000 में से ये 1,000 जो इंटरेस्ट का है पहले माइनस होगा। इसके बाद जो पैसा बचेगा इस किस्त में से वो आपका कैपिटल रीपेमेंट होगा, यानी असल में से वो पैसा कम हो गया। तो नेक्स्ट ईयर का जब ट्रांजैक्शन होगा, यानी बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उससे पहले ये 1,000 माइनस हो जाएगा। तो यानी 10,000 में से आपने 1,000 अदा किया, 1,000 कहाँ गया, इंटरेस्ट में चला गया, तो आपके पास बचे 9,000 देने के लिए, यानी असल में से अब आपको 9,000 देना है। तो अब इस 9,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इस 2,000 में से इस 900 रुपये को माइनस किया जाएगा, और ये पैसा जो बचेगा ये अब आपका वो पैसा है जो असल में से कम होगा। यानी अगले साल, यानी तीसरे साल में अब जो देनदारी बची, यानी ड्यू पेमेंट, वो हो गया 7,900। अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस पे कैलकुलेट होगा, इसका 10% मान लीजिए 790 हो गया। अब इस 2,000 में से फिर इसको माइनस करेंगे, ये बचा अब आपका कैपिटल पेमेंट। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ये फिर कम हो जाएगा, तो 1,210 यहाँ से माइनस हो गया। अब देनदारी आपकी रह गई 6,609। तो ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं जब इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो वैसे तो इंस्टॉलमेंट का जो चैप्टर है ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कवर होता है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन इस पे नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्योरली अकाउंट्स का टॉपिक है। बीकॉम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सीए में आते हैं, आईसीडब्ल्यूए में आते हैं, या और कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह के जो कोर्सेज हैं उन सब में ये चैप्टर कॉमन है। तो जो सीए आईसीडब्ल्यूए वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ, हमारे वीडियो हर चैप्टर पे हम अपलोड करते हैं। तो जनरली हम लोग वो चैप्टर कवर करते हैं जो सारे कंपटीशंस में कॉमन है। हम सारे ही डालेंगे, हो सकता है एक कंपटीशन में कवर ना हो, दूसरे में कवर हो जाए, तीसरे में कवर हो जाए। तो कंपटीशंस में आने वाले मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमें कवर करना, काफ़ी कुछ उसमें 80% करीब ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, बाकी बचे हुए भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद कंपटीशंस में आने वाले और सब्जेक्ट्स हमें कवर करना है। तो 19 में जो कंपटीशंस होने वाले हैं उसकी अभी से हमने तैयारी लेके शुरू की है। मैथ के बाद इंग्लिश अपलोड करेंगे, फिर रीजनिंग अपलोड करेंगे, फिर जीके करेंगे, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट्स करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। आप पहले मैथ के क्लासेस अटेंड कर लीजिए, इसमें जो क्वेरीज हैं मैं कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर में से जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब एटलीस्ट मैं कवर करूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, गाइड्स हैं,
उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं होता है तो वो पूछने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या ईमेल के ज़रिए आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। भाई जाहिर है यूट्यूब पे जो कुछ भी वीडियोस पड़े हैं वो कोई भी खोल के देख सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। यानी क्लासेस आप फ्रीली अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको आगे कोई क्वेरीज हैं उसका बड़ा नॉमिनल चार्ज मैंने रखा है। 500 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो उसमें आप 100 क्वेश्चंस या 100 प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं कैलकुलेशन का जनरल फॉर्मेट, ये तो मैंने सिर्फ कुछ फिगर्स ले लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सिस्टम कैसे चलता है। अब फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, कौन कौन से फार्मूले हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट में यूज़ करते हैं, क्या क्या टर्म है, अब इसको वो लेके चलेंगे। तो देखिए, डेब्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसको हमने डी एज्यूम कर दिया। तो इंटरेस्ट एट एंड ऑफ द ईयर विल बी इक्वल टू DR अपॉन 100 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R। देखिए, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन, क्योंकि 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए टी नहीं आया, तो इंटरेस्ट हो गया DR अपॉन 100। अब अगर मान लीजिए कैपिटल रीपेमेंट जो हुआ फर्स्ट ईयर में ये X, तो D जो है इसमें से ये X नेक्स्ट ईयर के लिए माइनस हो जाएगा, और टोटल इंस्टॉलमेंट किसके इक्वल होगा? कैपिटल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट। दिस विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो ये X जब नेक्स्ट ईयर से माइनस हुआ तो अब डेब्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी सेकेंड ईयर, ये रह जाएगा D माइनस एक्स। अब इंटरेस्ट हो जाएगा D माइनस एक्स इंटू R अपॉन 100। एंड सपोज the next year's capital repayment is equal to Y, therefore installment will be equal to Y plus D minus X upon 100। इसी तरह थर्ड ईयर में क्या होगा? ये Y माइनस हो जाएगा, कैपिटल जितना जितना हम देते जाएंगे वो हमारा एक्चुअल डेब्ट से कम होता जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू D माइनस एक्स माइनस Y, यानी D माइनस एक्स माइनस Y। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू D माइनस एक्स माइनस Y इंटू R अपॉन 100। सपोज नाउ द कैपिटल रीपेमेंट इज सेट, therefore I, that is installment, is equal to Z plus D minus X minus Y into R upon 100। तो देखिए, इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट जो है फिक्स है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जब आप कोई चीज़ किस्त पे लेते हैं तो साल की किस्त जो है कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कि उसकी आमदनी कितनी है उसमें से वो कितना आसानी से दे सकता है, देने वाला है पूछता है कि भाई आप बताइए साल की आपकी बचत क्या है, तो वो आपकी बचत के अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देता है। तो इसलिए वो चेंज नहीं होती है फिर कि आसानी से आप अगर 1000 रुपये दे सकते हैं तो 1000 रुपये की किस्त बन जाएगी। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा और इसका अमाउंट जो है दैट विल बी इक्वल टू दीज टू कॉलम्स, यानी कैपिटल रीपेमेंट आपने कितना किया और डेब्ट पे इंटरेस्ट कितना लगा था, इनका टोटल जो है दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब इसको ये आगे कैलकुलेट करके दिखाया है, चूंकि ये फिक्स है
तो यानी इसकी अगर राइट हैंड साइड ये ले लें x प्लस डी आर अपॉन 100 और y प्लस डी माइनस एक्स इंटू आर अपॉन 100, तो ये दोनों ही साइड्स चूंकि i के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे इनको मैंने इक्वल कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू थी और सेकंड ईयर में इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू थी चूंकि फिक्स है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे देखिए डी आर अपॉन 100 दोनों ही साइड में मौजूद है। इस डी से आर को मल्टीप्लाई किया तो डी आर अपॉन 100 आ गया, एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स आर अपॉन 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट ईयर का कैपिटल रीपेमेंट क्या है अगर वो निकालना है यानी y, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इट विल बी इक्वल टू x प्लस एक्स आर अपॉन 100, इसमें से x कॉमन ले दीजिए, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब नेक्स्ट 2 ईयर्स ले लिए हमने, यहाँ पे भी i की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे इसको और इसको हमने इक्वल रख दिया, यहाँ पे x प्लस डी आर अपॉन 100 ले लिया, और ये देखिए z प्लस डी माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आर अपॉन 100, ये हमने राइट हैंड साइड में दे दिया, इनको ओपन कर दिया। यहाँ पे भी लास्ट केस की तरह डी आर अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद x ऐसे ही रखा रहने दिया, y इस स्टेप में ऐसे ही रखा, नेक्स्ट स्टेप में y की हमने इधर जो वैल्यू निकाली थी यानी x इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, वो उठा के यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पे एक r अपॉन 100 भी था, वो ये आ गया, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, इधर ये x अपॉन 100 इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। सो z इज इक्वल टू x प्लस एक्स आर अपॉन 100 प्लस x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू r अपॉन 100। So this will be equal to x plus xr upon 100 plus xr upon 100 plus x r square upon 100 square, दो 100 हो गए, इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, यानी x प्लस x इंटू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर 2, क्योंकि x सब में कॉमन है तो इसलिए पहले ही हमने x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस r अपॉन 100 प्लस r अपॉन 100 प्लस r स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर 2, सो इट विल बी इक्वल टू z, यानी थर्ड ईयर का कैपिटल इंक्रीमेंट। तो इसको फार्मूले को यहाँ हमने जर्नलाइज कर दिया, so d will be equal to x plus x into 1 plus r upon 100 plus x into 1 plus r upon 100 whole square and so on up to x into 1 plus r upon 100 to the power n, where n is number of installments। अब आगे देखिए इसी तरह फार्मूले में ड्राइव करेंगे, यानी अगर टोटल हमें ये निकालना है कि डेब्ट अमाउंट कितना है, सपोज किसी केस में आपको टोटल डेब्ट अमाउंट नहीं मालूम है और आपको जो फर्स्ट कैपिटल रीपेमेंट हुआ है वो पता है और रेट पता है, तो यहाँ पे हम रेट की वैल्यू रख देंगे तो डी आ जाएगा। तो इस तरह से इन फार्मूलों का यूज़ हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं, आगे और फार्मूले देखेंगे और कितने टाइप के केसेस हो सकते हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। तो देखिए d की हमने अभी वैल्यू निकाली थी, d इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100
to the power 2 plus and so on up to 1 plus r upon 100 to the power n। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने फार्मूला पढ़ा था Sn का, यानी सम ऑफ n टर्म्स दैट इज इक्वल टू a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 where r is the common ratio। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो चूंकि 1 प्लस r अपॉन 100 है, ये देखिए सब में मौजूद है, सो दिस इज कॉमन रेशियो। सो d विल बी इक्वल टू a की जगह क्या हो गया, x हो गया, सो r की जगह 1 प्लस r अपॉन 100, इसलिए फार्मूला हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी r की जगह ये रख दिया माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r अपॉन 100, ये 100 ऊपर आ जाएगा। सो d विल बी इक्वल टू 100x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r। सो I विल बी इक्वल टू, अब I क्या था, x प्लस बी आर अपॉन 100, तो यहाँ x की वैल्यू हम रख देंगे, x की वैल्यू हमने ये रख दी और डी आर अपॉन 100 इसमें ऐड किया तो ये आ जाएगा। तो देखिए जो फार्मूला हमारा रिड्यूस होके आएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 से 1 एक ही कैंसिल हो गया, तो डी आर अपॉन 100 ये बाहर रहेगा और अंदर बचेगा 1 प्लस आर टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1। तो इंस्टॉलमेंट अगर हमें निकालना है, हमें डेप्ट मालूम है, रेट मालूम है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मालूम है, तो हम इससे इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। तो अब पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप के केसेस हो सकते हैं और उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो बात हो गई फार्मूलों की, अब हम केसेस स्टडी करेंगे। देखिए अभी जो हमने डिस्कस किए, फार्मूले डिस्कस किए, अब इन फार्मूलों का किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह से निकालेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। तो टोटल क्वेश्चंस जो पॉसिबल हैं वो इन 4 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस दैट मीन्स डेब्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन। तो इसमें लगभग सभी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे इनिशियली मैंने बताया था टेबल बना के उसको कैलकुलेट करते हैं। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे जो एक्चुअल डेब्ट है, यानी कैश प्राइस था क्या, कितना उसको अदा करना था, वही नहीं दिया है। ऐसे केस में थोड़ा टिपिकल होता है, इसमें क्या करते हैं, लास्ट ईयर जब एक इंस्टॉलमेंट बची है उस पर टैक्स कैलकुलेट करना, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इजी होता है। तो हम लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट मालूम, इंस्टॉलमेंट में से वो इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल रीपेमेंट आ जाएगा, फिर हम बैकवर्ड चल देंगे, फिर उससे पहले का निकालेंगे, फिर उससे पहले का निकालेंगे। थर्ड केस है व्हेन टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे टोटल कितने ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो हम निकालेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे। इसको और क्लियर हो जाएगा, ये मेथड बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली जब क्वेश्चन में इसको यूज़ किया जाएगा तब आपके समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे उसमें चारों टाइप के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे। अब इसमें चूँकि कैलकुलेशन थोड़े लंबे हो जाते हैं
मैटर ज़्यादा हो जाता है। तो बोर्ड के बजाय अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊँगा उसमें नोटबुक पे आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि इतना मैटर उस पर आ नहीं पाएगा। फोर्थ, व्हेन रेफरेंस ऑफ एन्युटी टेबल इज गिवन, यानी जब रेफरेंस एन्युटी टेबल से दे दिया हो, तो ये मार्केट में अवेलेबल रहती हैं एन्युटी टेबल कि कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, उस पर क्या एन्युटी टेबल की वैल्यू होगी। तो वो दी हुई हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन, और टोटल कैश प्राइस नहीं दिया है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। तो इनको एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से आज मेथड ये कवर हो गया आपका कि क्या क्या मेथड हम यूज़ करते हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब कल हम जो वीडियो लेंगे उसमें आपको एग्जाम्पल देके उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी हम वीडियोस डालते हैं उनके बारे में रेफरेंस पता चलता रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबा दें। उससे क्या है कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं।